Welcome to the IS Next. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं रेस जुडिकाटा। सेक्शन 10 क्लियर हो गया था, रेस सब जुडिस। ठीक है, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है रेस सब जुडिस के? ठीक है, 2 पार्टीज होंगी, 2 सूट होंगे, एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड होगा और एक सब्सिक्वेंटली। ठीक है, और मैटर जो होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू जो है वो सेम है, सेम पार्टीज़ के बीच में हो रहा है, तो जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग है उसको क्या कर दिया जाता है? स्टे कर दिया जाएगा। ठीक है, डिसमिस नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा, कल सारी डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। ठीक है, ध्यान से देखिए। नो कोर्ट शैल ट्राई, ट्राई को अंडरलाइन कीजिए। सेक्शन 10 में क्या था? प्रोसीड नहीं करेगा। कहने का मतलब यहीं से आप डिफरेंस देख रहे हैं कि सेक्शन 10 या जिसे आप रेस सब जुडिस बोलते हैं, वहाँ पे जो सब्सिक्वेंट सूट है वो इंस्टीट्यूट तो हो रहा है, लेकिन उस सूट को ट्राई नहीं किया जाएगा या कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगी, उसको स्टे किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 11 में क्या बोल रहा है कि ट्राई नहीं करेगा, इंस्टीट्यूट करने से ही यहाँ पे बार कर दे रहा है। सेक्शन 11 सेज दैट नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट or issue in which the matter directly and substantially an issue has been directly and substantially an issue in a former suit between the same parties or parties under whom they or them can claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। तो 2 पॉइंट्स जो बहुत इसेंशियल है। एक तो फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि कोर्ट जो है वो सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई नहीं करेगा, और लास्ट डिफरेंस जो इसने बताया वो पैराग्राफ जैसे ही आपका सेक्शन खत्म हो रहा है कि सूट यहाँ पे क्या हो चुका है? फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। तो सेक्शन 10 और 11 में ही आप अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो सेक्शन 10 आपको कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करने देता है, लेकिन उसको फर्दर उसकी प्रोसीडिंग को वो बार कर रहा है, वेयर सेक्शन 11 सूट को इंस्टीट्यूट ही नहीं करने देगा, उसको इंस्टीट्यूट होने से पहले ही बार करता है और बोलता है कि कोर्ट कोई सूट ऐसा ट्राई करेगा ही नहीं जो कि सिमिलर इशू, या हम बोले तो ऐसा इशू जो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सिमिलर था फॉर्मर सूट में भी सेम पार्टीज़ के बीच में, और जो फाइनली क्या हो चुका है? डिसाइड हो चुका है, तो दोबारा उस ऐसे सूट को कोर्ट ट्राई नहीं करेगा। ठीक है, डिफरेंस बेसिक अभी जो है हम लोग बाद में देखेंगे। सेक्शन 11 को एक बारी हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ। पूर्व न्याय, कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्य का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षता और सारता विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षता और सारता विवाद रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्य वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। क्लियर है? बेयरिक रीड किया कीजिए। जब मैं यहाँ रीड कर रही हूँ तो आपको भी अपनी बेयरिक में ध्यान देना है। रेस जुडिकाटा के कई सारे एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। प्रिंसिपल क्या है, या अगर मैगजिम देखते हैं तो 3 मैगजिम्स इस प्रिंसिपल से, इस सेक्शन से रिलेटेड हैं। ठीक है, वो तीनों मैगजिम्स मैंने डिटेल में नोट्स में बताए हुए अभी डिस्कस करेंगे। हम लोग कई बार देख चुके हैं, आपने पढ़ा भी है। रिपब्लिका इंटरेस्ट वाला, उड सिट फिनिश लिटियम, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू एंड द लिटिगेशंस। तो पेंडिंग लिटिगेशंस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ख़त्म करना है। नेमोडेड वेक्सारे वाला जो है, नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस। तो कुछ मैगजिम्स हैं इस सेक्शन से रिलेटेड हैं, वो जब हम लोग सेक्शन डिटेल में देखेंगे नोट्स में तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपका एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोल रहा है? द एक्सप्रेशन फॉर्मल सूट शैल डिनोट अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड, अंडरलाइन कर लीजिए, डिसाइडेड
prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto। ठीक है, रेस सब जुडिस में फॉर्मर और सब्सिक्वेंट सूट का मतलब, फॉर्मर सूट मतलब इन टाइम था, सिंपली जो सूट पहले इंस्टीट्यूट हुआ दैट इज़ फॉर्मर सूट और जो बाद में इंस्टीट्यूट हुआ दैट वाज सब्सिक्वेंट सूट। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 फॉर्मर सूट का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो पहले इंस्टीट्यूट हुआ, यहाँ पे फॉर्मर सूट का मतलब वो होता है जिस दिन जजमेंट दिया गया है पर्टिकुलर केस में। ठीक है, जिस दिन वो डिसाइड हुआ। तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई केस इंस्टीट्यूट तो पहले किया गया था इन टाइम, लेकिन उसका जजमेंट लेट आया है, और दूसरा सब्सिक्वेंट सूट जो इन टाइम बाद में इंस्टीट्यूट किया गया था उसका जजमेंट पहले आ गया। तो ऐसे में फॉर्मर सूट क्या होगा? जिसका जजमेंट पहले आया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 ये बात क्लियर कर रहा है कि ये इन टाइम की बात नहीं कर रहा है, जिस दिन केस डिसाइड हुआ है वही सूट फॉर्मर माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन एज टू अ राइट ऑफ अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। ये एक्सप्लेनेशन पूछा हुआ नहीं है अभी तक, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंपली बोलता है कि अगर किसी स्पेशल कोर्ट ने ट्राई किया है, ठीक है, तो आपको इस बेसिस पे नहीं जज करना है कि उसकी अपील हो सकती थी या नहीं अपील होगी। कॉम्पिटेंट है कोर्ट दैट मीन्स इट इज़ कॉम्पिटेंट। अपील के बेसिस पे आप उस कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को जज नहीं करेंगे। ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के लिए क्या क्या जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए वो आप डिस्कस कर चुके हैं, पता ही है आपको। ओरिजिनल होगी, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होगी, टेरिटोरियल होगी और सब्जेक्ट मैटर। देन एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4 डायरेक्टली पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 3 बोलता है द मैटर अबव रेफर्ड टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट हैव बीन एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड ईदर डिनाइड और एडमिटेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय द अदर। मैटर एक्चुअली इन इशू का क्या मतलब है? एक्चुअली इन इशू का मतलब सिंपली ये होता है कि आप डिसाइड कैसे करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअली इन इशू होता है मैटर, कंस्ट्रक्टिवली इन इशू होता है, या फिर इंसिडेंटली इन इशू होता है। ठीक है, तो एक्चुअली इन इशू का मतलब कि जो आप अपने प्लेंट में क्लेम कर रहे हैं, प्ली जो आपने की है अपने प्लेंट में, जो साफ साफ एक्सप्रेसली दिख रहा है, ठीक है, उसको एक पार्टी एक्सेप्ट कर रही है और दूसरी पार्टी चाहे तो उसको डिनाई कर रही है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, राइट। आप अगर आपने प्लेंट देखा हो तो प्लेंट में कई सारे पॉइंट क्लेम किए जाते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑपोजिट पार्टी आपके सारे क्लेम्स को डिनाई कर दे या सारे क्लेम्स को एडमिट कर ले। येस, ऑपोजिट पार्टी ने बोला सपोज दैट कि डेफिनेटली आपका शेयर तो है, तो ये वाला पॉइंट दूसरी पार्टी ने क्या किया, एडमिट किया, लेकिन शेयर 40% नहीं है, तो इस पॉइंट को क्या कर रहा है दूसरी पार्टी, रिटर्न स्टेटमेंट में डिनाई कर रही है। तो इसी चीज़ से पता चलता है कि मैटर कैसा है, डायरेक्टली इन इशू है। इशू तो वहीं पे पता चल जाएगा कि जो चीज़ का एक्सेप्टेंस और डिनायल हो रहा है प्लेंट में वो तो सामने सामने दिख रहा है, लेकिन कभी कभी मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू होता है। कंस्ट्रक्टिवली इन इशू कैसे होगा? सिंपल सा एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। यहाँ पे अगर आप देखें एक्सप्लेनेशन 4 ये पूछा हुआ है। पहली चीज़ तो एक्सप्लेनेशन याद रखिए कि एक्चुअली इन इशू कहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन 3 में, कंस्ट्रक्टिवली इन इशू एक्सप्लेनेशन 4 में। एनी मैटर विच माइट एंड ऑट, अंडरलाइन कर लीजिए, दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी बोलते हैं इसको। सिंपल सी चीज़ है, ये बस आपको ये बताना चाह रहे हैं। आपने अभी सेक्शन 11 रीड किया। सेक्शन 11 बोलता है कि अगर कोई इशू एक बार कोर्ट ने सुन लिया और उसको फाइनली डिसाइड कर लिया तो सेम इशू बिटवीन सेम पार्टीज़ दोबारा किसी कोर्ट में सुना नहीं जाएगा। ये रेस जुडिकाटा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 4 इसको और वाइड करता है, इस सेक्शन को, इसके स्कोप को वाइड कर रहा है और आपको बोल रहा है कि कोई ऐसा मैटर जिस समय आप फॉर्मल सूट लेके गए थे, आप वो डिफेंस भी ले सकते थे या आप वो प्ली भी उस समय कोर्ट में उठा सकते थे,
उससे अटैक लाइक जो पॉइंट्स है, अटैक का जो पॉइंट बन सकता था वो आपको पता था, लेकिन आपने उस समय उसकी हेल्प नहीं ली। कोर्ट ने आपका केस डिसाइड कर दिया। माइट एंड नॉट जो आप ले सकते थे, जो मुद्दा आप उठा सकते थे, रेस कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं और जजमेंट आ गया। तो यहाँ पे इट इज़ डीम्ड दैट जो डिफेंस आप ले सकते थे या जो और प्ली आप ले सकते थे उसके लिए भी जजमेंट सुना दिया गया। मतलब कि अब अगर जो आप मुद्दा उठा सकते थे, जो आपने फॉर्मर सूट में रेज नहीं किया, उस इशू को अगर आप लेके दोबारा कोई केस सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि उसने उस इशू को भी उसी केस में या उसी सूट में क्या कर दिया था, हेयर किया और उस पर अपना जजमेंट दे दिया। एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि ए ने पहला सूट किया और उसने क्लेम किया किसी प्रॉपर्टी को एज एन लीगल एयर। ठीक है, ए ने सूट किया, प्रॉपर्टी को कैसे क्लेम कर रहा था, लीगल एयर की तरह। सूट क्या हो गया, डिसमिस हो गया, डिसाइडेड हो गया, कुछ भी ले लो आप। डिसाइडेड मतलब इसके फेवर में नहीं है, इसको प्रॉपर्टी नहीं मिला। अगेन ये जाता है, ठीक है, और ये कोशिश करता है सेकंड सूट करने की, और सेकंड सूट में ये बोलता है कि इसकी कैसी पोजीशन है, उस पर एडवर्स पोजीशन है और इसलिए इसको उस प्रॉपर्टी का टाइटल मिलना चाहिए। अगर आप देखें तो दोनों ही केसेस में वो क्या चाह रहा है, पोजीशन चाह रहा है या प्रॉपर्टी का टाइटल चाह रहा है, राइट। अब इसमें उसने बोला कि एज ए लीगल एयर मुझे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, उसको डिसमिस कर दिया कोर्ट ने। अब आप चाहते हो कि आप सेकंड सूट लेके जाओ और आप ये क्लेम करो कि मेरी एडवर्स पोजीशन है, मुझे टाइटल दीजिए। तो क्या ये एडवर्स पोजीशन का जो प्ली है, जो फैक्ट है, ये आपको पहले नहीं पता था? पता था। आप इसी केस में, इसी सूट में ये पॉइंट भी साथ में रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे कि मुझे टाइटल या तो एज ए लीगल एयर दिया जाए या मुझे एज ए एडवर्स पोजीशन मेरी इस प्रॉपर्टी पे है। तो ऐसे डिफेंस, ऐसे अटैक्स, ऐसे पॉइंट्स जो आप प्रायर भी फॉर्मल सूट में ले सकते थे, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, ठीक है, और केस हैज़ बीन डिसाइडेड इन द फॉर्मल सूट। तो उसी मुद्दे को लेके आप सब्सिक्वेंट सूट नहीं कर सकते हो। जो जजमेंट आया है वो माना जाएगा कि डीम्ड टू बी, डीम्ड शब्द है, इट वुड बी डीम्ड कि इस पॉइंट को भी कोर्ट ने क्या कर दिया, हियर एंड डिसाइड कर दिया, हियर एंड डिसाइड कर दिया। तो कंस्ट्रक्टिव एक्सप्लेनेशन में आपको बोल रहा है और उसी को कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बोलते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है। जब आपने आईपीसी भी पढ़ी थी, सेक्शन 4 पढ़ा था जब, तो एक चीज़ वहाँ पे हमने डिस्कस की थी कि प्रेजेंस आउट ऑफ इंडिया भी है, लेकिन हम कैसी प्रेजेंस मान रहे थे कि दैट पर्सन इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टिवली प्रेजेंट इन इंडिया, अगर याद आ रहा हो, रिकॉल हो तो, ठीक है। तो उसी तरह कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि एक्चुअली नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स हम ऐसा मान के चलते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो एक एडवर्स पोजीशन वाली बात आप सब्सिक्वेंट सूट में नहीं उठा सकते, ये एक चीज़ हुई। लेकिन टाइटल अगर चेंज हो गया तो, टाइटल या कैपेसिटी अगर चेंज हो गई तो, अब इसी का अभी एक्सप्लेनेशन बाद में पढ़ेंगे। एक और सिंपल सा एग्जांपल देखिए कि पहले आप गए और आपने एक सूट फाइल किया, ठीक है, और आप चाह रहे हैं प्रॉपर्टी की पोजीशन आपको मिले। आपने बोला कि आप उसके या तो ओनर हैं या आपने बोला कि टाइटल आपका है, ठीक है। सूट डिसमिस हो गया, आप फिर से गए और आप बोलते हैं कि आप क्या हैं प्रॉपर्टी के, ठीक है, और उसने आपको डेट नहीं दिया। ये यहाँ पे आप ले लीजिए कि आप एज ए मॉर्गेजर गए उसके पास कि आपने जो डेट, जो लोन लिया था वो आपने क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया है, प्रॉपर्टी आपके पास आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा इस सूट में? नहीं। क्यों? क्योंकि टाइटल चेंज हो गया है, कैपेसिटी ऑफ द पर्सन चेंज हो गया है, हेंस पार्टी ऑफ द सूट चेंज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर पार्टी, सेम पार्टी नहीं है, यहाँ पे पार्टी वही थी, वो जो प्ली ले सकता था वो कहीं ना कहीं
अलग था लेकिन पार्टी सेम थी, इसलिए इस सूट को बार किया गया रेस जुडिकाटा से। ये वाला जो सूट है इसमें टाइटल ही चेंज हो जा रहा है, या अगर हम बोले तो जो आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन है, जो कैपेसिटी ऑफ द पर्सन है वो चेंज हो रही है, तो इस वाले सूट पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन 4 पूछा जा चुका है कई बार। एक्सप्लेनेशन 3 और 4 एक्चुअली इन इशू का मतलब जो आपको प्लेंट में डायरेक्टली दिख रहा है, कंस्ट्रक्टिवली इन इशू का मतलब कि जो मुद्दा आप ले सकते थे, उठा सकते थे, लेकिन आपने उसको रेज नहीं किया एट दैट फॉर्मर सूट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 5 any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of this section be deemed to be refused। इम्पॉर्टेंट है, अभी पूछा नहीं है ये एक्सप्लेनेशन, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। सिंपली ये क्या बोल रहा है, ये एक बहुत जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने कोई चीज़ क्लेम की और उसके बारे में अगर डिक्री या जजमेंट साइलेंट है, दैट मीन्स कि वो क्लेम आपको दिया नहीं जा रहा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो अब मे बी कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले इस स्टेटमेंट को देके कि रिलीफ क्लेम्ड इफ़ द डिक्री इज साइलेंट, तो क्या मान के चलते हैं या ये मानते हैं कि वो रिलीफ आपको नहीं मिला है, ये कहाँ पे कहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, तो सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन 5 में है। देन 6 वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट, बोनाफाइड को अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द अगर मिसिंग है तो एक्सप्लेनेशन 6 अप्लाई नहीं करेगा। वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक राइट और ऑफ अ प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स और अदर्स, all persons interested in such right shall for the purposes of this section be deemed to claim under the person so litigating। again deemed, थ्रू आउट CPC आप देख रहे हैं कि डीम्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डीम्ड डिक्री आपने देखा था, ऑट माइट वाले में भी आप देख रहे हैं कि डीम्ड, हम ये मान के चल रहे हैं कि कॉन्स्ट्रक्टिव वाले पॉइंट को हमने सुन लिया। यहाँ पे भी ये क्या बोलना चाह रहा है बेसिकली एक्सप्लेनेशन 6 रिप्रेजेंटेटिव सूट्स की बात करता है, एंड दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू PILs। सेम चीज़ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे भी अप्लाई करेगा, तो ये पूछ सकता है कि एक्सप्लेनेशन 6 क्या PIL पे भी अप्लाई करेगा, तो यस। अब बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव सूट होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन ऐसे ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन न्यूमरस पार्टीज होनी चाहिए, या कई सारे लोग हैं, ठीक है। सबका कॉज ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, या इंटरेस्ट कॉमन होना चाहिए किसी सूट को फाइल करने के लिए, और कोर्ट की परमिशन होनी चाहिए। एज अ रिप्रेजेंटेटिव सूट आप अपीयर हो रहे हैं। और लास्ट कंडीशन जो आपको पता है कि बोनाफाइड होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई सूट या कोई प्रोसीडिंग होती है, सपोज दैट मेरे और इनके बीच में हो रही है, तो मेरा नाम एक तरफ है, दूसरी साइड इनका नाम है, इनके साथ में कोई और एक इंसान और है, उनका भी नाम ऐड कर दो। कई बार आप देखते हैं एंड अदर्स करके भी लिखा होता है। तो जब न्यूमरस पार्टीज होती हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर एक पार्टी का नाम सूट में मेंशन करें एज अ पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं आपको पार्टीज़ की बात बता रही थी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पार्टी का मतलब क्या होता है, जिसका नाम इंस्क्राइब्ड हो जजमेंट पे चाहे डिक्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करते हो। रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब कि सारे पर्सन्स जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन कॉज ऑफ एक्शन है, उनके बिहाफ पे एक पर्सन सबको रिप्रेजेंट करता है, बोनाफाइड इंटेंशन से रिप्रेजेंट करता है। और फिर जब ऐसे में कोई सूट डिसाइड होता है और जजमेंट आता है तो सिर्फ वो पार्टी जिसने सूट किया है वो उस जजमेंट से बार्ड होगी, या बाकी सब भी उस जजमेंट से बार्ड होंगे। सब पे वो बार्ड एक्चुअली नहीं बोल सकते इसको, जैसे आप इन रेम एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो रेस जुडिकाटा जो है सिर्फ उस पर्सन को जिसका जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज उन लोगों में से एक ने एज अ रिप्रेजेंटेटिव कोई सूट फाइल किया, उसका जजमेंट आ गया, कल को उठ के कोई और बंदा सेम कॉज ऑफ एक्शन सेम इंटरेस्ट पे अपना नाम लेके आ रहा है सूट फाइल करने। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, पूरे सेक्शन का मतलब ही ये होता है कि कोर्ट का टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक ही इशू को अगर कोर्ट ने एक बार सुन के जजमेंट दे दिया है तो बार बार आप कोर्ट में मत आइए। रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी बोलता है कि जितनी भी पार्टीज जो कि इसमें इंटरेस्टेड थी वो सारी उस जजमेंट से बाहर होंगी और उन लोगों पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई
करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या रिप्रेजेंटेटिव सूट पे रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा? बिल्कुल करता है, PIL पे भी करता है। क्लियर है? बोनाफाइड होना चाहिए। अब आपको पूरा एक क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया और आपको कहीं ना कहीं बोनाफाइड का कुछ ऑपोजिट सब वर्ड सब्स्टिट्यूट करके दे दिया, तो आपको पता है आपका आंसर क्या होगा? विल नॉट अप्लाई। अदर पार्टीज बार्ड नहीं है या बाउंड नहीं है, बाउंड बोलेंगे यहाँ पे, तो अदर पार्टीज आर नॉट बाउंड बाय दैट पर्टिकुलर जजमेंट बिकॉज जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा था वो बोनाफाइडली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन एज अ रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर रहा है उसका भी इंटरेस्ट हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, PIL क्या होता है? PIL में क्या ज़रूरी है कि जो पर्सन PIL करता है उसका इंटरेस्ट हो अपना पर्सनल? नहीं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आप ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स कर रहे हो, अदर्स हैव परमिटेड यू टू बी रिप्रेजेंटेड, दैट इज इनफ। ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें हो, आप पब्लिक के लिए भी कोई कर रहे हो तो वो इसमें कवर होगा। तो दोनों पॉइंट याद रखना है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट इस बार्ड बाय रेस जुडिकाटा उस पर अप्लाई करेगा, PIL पे भी अप्लाई करेगा। ठीक है, देन एक्सप्लेनेशन 7, सारे एक्सप्लेनेशन पूछे हुए हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एंड रेफरेंसेज इन दिस सेक्शन टू एनी सूट इशू और फॉर्मर सूट shall be construed as references respectively to a proceeding for the execution of a decree, question arising in such proceeding and a formal proceeding for the execution of that decree। ये क्या बोलना चाह रहा है एक्सप्लेनेशन? एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी एप्लीकेबल होगा, इतना ही याद रखना है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सपोज दैट कि कोई जजमेंट आ गया, आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, अब जाहिर सी बात है डिक्री पास हुई तो क्या होगा? उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिक्री आप कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है, डिक्री पास हो चुकी है और वो मैटर्स डिसाइडेड है। तो एग्जीक्यूशन में भी जाहिर सी बात है कि यही माना जाता है कि सारे मैटर्स डिसाइडेड है तभी एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो आप उस स्टेज पे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करते, रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। आपको सिंपली ये याद रखना है कि आपसे पूछेंगे कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, तो यस उस पर भी अप्लाई होगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको बेसिकली यही बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों पे ये अप्लाई करता है। एक्सप्लेनेशन 8, an issue heard and finally decided by the court of limited jurisdiction competent to decide such issue shall operate as res judicata in subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised। ये जो आपका 76 वाला अमेंडमेंट किया गया है उसके बाद ऐड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगेन इसके स्कोप को वाइड कर रहा है। क्या कह रहा है ये एक्सप्लेनेशन? अगर उनका कोई डिसाइडेड है, उन्होंने कोई जजमेंट दे दिया है, उसमें डिक्री दे दी है, तो जब वो अपील पे जाएगा मैटर सीनियर डिवीज़न के पास, तो वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा रेस जुडिकाटा। थोड़ा सा और उसको कुछ करेक्ट, अपील तो रेमेडी हो गई ना, अपील पे रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा तो फिर अपील किसी मैटर की हो नहीं पाएगी। हाँ, यहाँ पे कुछ पार्ट सही था, उसको थोड़ा कायदे से देख बता रहे हो। दोबारा से अगर वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है अगेन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग लेने के लिए, तब पर भी वो वैलिड रहेगा। ठीक है, कोर्ट आप देखते हैं कि जनरली एक तो स्पेशल कोर्ट है,
ठीक है। दूसरी कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है और एक होती है लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। इसको आपको डिटेल में देखना नहीं है, बस ये यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आप सीपीसी पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो आपको पता है स्पेशल कोर्ट में जाएंगे, या तो फिर वो कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन एक ही, जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट मैटर सबकी जुरिस्डिक्शन में आ रहा है तो वो किसी भी कोर्ट में जा सकता है अगर आपकी कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि कई लॉज में ये बताया होता है कि कुछ पार्ट जो है वो रेवेन्यू का मैटर रेवेन्यू कोर्ट देखेगी। ऐसा आप देखेंगे कि रेवेन्यू एक्ट में भी कुछ ऐसे मैटर्स है जो रेवेन्यू कोर्ट डील करती है, कुछ ऐसे मैटर्स है जो सिविल कोर्ट डील करती है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये बस आपके रेस जुडिकाटा के स्कोप को वाइड करता है और बताता है कि अगर प्रायर सूट या फॉर्मल सूट किसी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के कोर्ट ने देख लिया है और सब्सिक्वेंटली बाद में जब वो वही इशू लेके आ रहे हैं और ड्यू टू सम रीज़न इसके जुरिस्डिक्शन में कोई चेंज हो गया है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिस समय कोर्ट ने वो केस हैंडल किया था या उस सूट को सुना था उस समय वो कॉम्पिटेंट थी, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल और लेते हैं, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, जो वसुंधरा बताना चाह रही थी कि ऐसा हो सकता है कि आज की डेट में कोई सूट फाइल हो रहा है तो उसकी वैल्यू, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 25,000 हो, ठीक है, और सेम इशू आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने जब सब्सिक्वेंट सूट इसी मैटर पे आप सब्सिक्वेंट सूट लेके गए तो वैल्यू क्या हो गई, इसकी रेज हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 40,000। ठीक है, तो जो कोर्ट उस दिन जिस दिन उसने ये सूट हेयर किया उस समय तो वो इसको क्या करने के लिए, इसको हेयर करने के लिए कॉम्पिटेंट थी क्योंकि उसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में आ रहा था। मे बी कि उसकी जुरिस्डिक्शन 25,000 तक की थी, स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स भी आप देखते हैं। ठीक है, तो अब मैटर तो वही था, कुछ टाइम बाद आप गए हैं, वैल्यू रेज हो गई है, तो अब आप आज की डेट में अगर ये प्ली लेना चाहें कि ये पर्टिकुलर मैटर जो सब्सिक्वेंट सूट है वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थे उसको ट्राई करने को, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि इनिशियली हमने देखा कि अगर जो सूट हर्ड एंड डिसाइडेड है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने नहीं किया है तो दैट इज़ नल एंड वॉइड। इफ़ इट इज़ नल एंड वॉइड तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा। इट इज़ नॉट नल एंड वॉइड, क्यों? क्योंकि जिस समय ये कोर्ट, ये वाली कोर्ट ने, फॉर्मर कोर्ट ने ये सूट हेयर किया था, फॉर्मर कोर्ट ने जिस समय ये सूट लिया था वो उसी के जुरिस्डिक्शन में था। अब जाके सब्सिक्वेंटली कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू रेज हुई है, तो जब उसने सुना है तब उसने बिल्कुल सही सुना है। कहने का मतलब उसने जो जजमेंट दिया है वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे दिया था, अपनी कॉम्पिटेंसी में दिया था, और आप आज की डेट में प्रायर सूट जो डिसाइडेड है कॉम्पिटेंसी में डिसाइडेड था उसके जुरिस्डिक्शन पे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, और आप ये भी नहीं कहेंगे कि रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। निशात क्लियर है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो ये एक्सप्लेनेशन थे, नोट्स पे आ जाइए। नोट्स डिटेल में है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 11 एम्बॉडीज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रेस जुडिकाटा इज अ केस और सूट ऑलरेडी डिसाइडेड। रेस मीन्स सब्जेक्ट मैटर एंड जुडिकाटा मीन्स एडजस्ट। एडजस्ट मतलब आपको पता है, जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है, एडजुडिकेशन का मतलब वही होता है। सेक्शन 11 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स, आपको पता है, सेक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैं रीड कर रही हूँ। नो कोर्ट शैल ट्राई any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit। वही मुद्दा पहले एक सूट में था वही सब्सिक्वेंट सूट में है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim, ठीक है, then litigating under same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। ये हमने सेक्शन को ब्रेक करके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मैक्सिम्स ऑफ रोमन जुरिस्प्रूडेंस। कई बार आप देखेंगे तो आपको इस सेक्शन से रिलेटेड सिर्फ 2 मैक्सिम्स मिलेंगे क्वेश्चन में, बट एक्चुअली 3 मैक्सिम्स इस सेक्शन से रिलेटेड हैं। तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए किस स्टेट में क्या पूछा है, बार बार सिमिलर चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पहला अगर आप देखेंगे इंट्रेस्ट रिपब्लिका उट सिट फिनिस लिटियम, ठीक है,
क्या मतलब है इसका? इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट द लिटिगेशन शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड बट फिनिश। एक ही लिटिगेशन को बार बार आप पेंडिंग मत कीजिए, बार बार उसी को मत सुनिए। कोर्ट्स आपको सुनने के लिए नहीं बैठी हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ केसेस बहुत पेंडिंग है, तो ये इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है? ये स्टेट का, ठीक है। देन द अनदर मैक्सिम इज नेमो डेबिट विस वेक्सारे प्रो उना एट इडम कॉजा, मतलब कि दैट इज नो मैन ऑट टू बी वेक्स ट्वाइस फॉर वन एंड द सेम कॉज। एक ही कॉज के लिए बार बार किसी व्यक्ति को भी, जब उसको आपको पता है कि कोई सूट की जब हियरिंग होती है तो टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो सारी प्रोसीडिंग हो चुकी है, सूट हेयर एंड डिसाइडेड हो चुका है, उसके बाद आप दोबारा उसी मुद्दे को मत उठाइए, किसी और पर्सन को इनडायरेक्टली पनिश मत करिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक तरीके की पनिशमेंट ही है। ऑल्दो दिस इज सिविल, बट पर्सन अगर बार बार किसी कोर्ट में उसे जाना पड़ रहा है एक ही मुद्दे के लिए, तो दैट मीन्स कि वो हैरेस हो रहा है। थर्ड इज रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेड सेलिपेटर या ऑक्सीपेटर मिलता है यहाँ पे। ये वाला मैक्सिम बोलता है अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट मैक्सिम, वो दोनों कॉमन है, बार बार पूछा हुआ है, बट उससे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ये मैक्सिम क्या बोलना चाह रहा है आपको? हाँ, मतलब कि डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। एज अ कोर्ट आपके इशू को किसी ने जुडिशियल माइंड अप्लाई करके सुना है, फिर डिसाइड किया है, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स पे डिसाइड किया है, कोर्ट ने अपना वक्त दिया है वहाँ पे, उस जुडिशियल अथॉरिटी के जजमेंट के बाद आप दोबारा अगर वही मुद्दा रेज करते हैं, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। तो ये मत कीजिए, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि इफ दैट जजमेंट डज नॉट प्रोवाइड जस्टिस तो आप अपील मत कीजिए, रिविजन मत कीजिए। एक जनरल बात बोलता है कि इट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। अगर ये चीज़ आपको सेक्शन 11 अप्लाई नहीं करेंगे तो एक ही केस पे जजमेंट आता रहेगा, आप बार बार अदर कोर्ट्स में जाते रहेंगे। 3 मैक्सिम्स में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रिपब्लिका और ये ऑसिपेटर वाला जो मैक्सिम है ये पब्लिक पॉलिसी पे है, बट प्राइवेट पॉलिसी पे आपका जो नेमो डेबिट वेस वेक्सारे वाला मैक्सिम है, ठीक है। ये प्राइवेट राइट को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है, बाकी जो है वो पब्लिक राइट की, पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं। Conditions for application of section 11 res judicata, there must be 2 suits, one former suit and the other subsequent. The matter directly and substantially in issue in the subsequent suit or issue must be the same matter which was directly and substantially in issue either actually or constructively in the former suit. Repeated है, सेम चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, मैं बस आपको थोड़ा सा former suit और ये डिटेल में बता दे रही हूँ। Former suit means previously decided suit, although in point of time it might have been instituted subsequently. इससे मतलब नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट कब हुआ, ठीक है। डिसाइडेड है मतलब वो फॉर्मर सूट है। एक्सप्लेनेशन 1 आपको ये बताता है केस कौन सा है जिसने फॉर्मर सूट एक्सप्लेन किया है। वेंकटेश्वर प्रभु वर्सेस कृष्णा प्रभु एंड लोनन कुट्टी वर्सेस थोम्मन के केस में आपको एक्सप्लेनेशन 1 को समझाया हुआ है। उसके बाद एक जजमेंट या एक स्टेटमेंट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वर्डिक्ट है, that is important. Date of commencement of litigation is not material for the purpose of res judicata. What is material is the date when a judge is called upon to decide the issue or the date of decision. ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वर्डिक्ट किस केस में दिया गया है। तो शिवदान सिंह वर्सेस दरियाव कंवर के केस में ये बोला गया है साफ साफ कि जिस दिन लिटिगेशन हुआ है वो मटेरियल नहीं है, जिस दिन केस का जजमेंट आया है वो मटेरियल है, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा सूट फॉर्मर है और कौन सा सब्सिक्वेंट है। देन मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, ठीक है। तो मैटर डायरेक्टली और सब्सटैंशियली इन इशू भी हो सकता है और इंसिडेंटली और कोलैटरली भी इशू में हो सकता है। मैटर एक्चुअली इन इशू कहाँ पे है? एक्सप्लेनेशन 3 में। मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू एक्सप्लेनेशन 4, ठीक है। मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, अ मैटर विल बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू if it has been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other in the former. ये तो एक्चुअली इन इशू है, एक पार्टी ने हाँ बोला, दूसरे पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया या डिनाई किया, साफ साफ दिख रहा है आपको प्लेंट में, ठीक है। द क्वेश्चन वेदर अ मैटर वॉज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू or collaterally or incidentally in issue in the former suit has to be decided on the basis of the plaint.
द रिटर्न स्टेटमेंट इन द फॉर्मर, द इशू फ्रेम्ड एंड द डिसीजन इन द सूट। बोलता है कि ये डिसाइड कैसे करेंगे। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि एक्चुअली जो मैटर है वो एक्चुअली और सब्सटैंशियली इन इशू था या फिर कोलैटरली इन इशू हुआ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि आपको कैसे पता चलेगा, प्लेंट से पता चलेगा, रिटर्न स्टेटमेंट से पता चलेगा, और आप एक फैक्ट इन इशू कंस्ट्रक्ट करते हो, ड्रॉ करते हो, किसी भी सूट को इनिशिएट करते हैं जब आप, तो ये ड्रॉ करते हैं कि एक्चुअली इशू क्या है, फैक्ट इन इशू, जैसे आप वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं एविडेंस एक्ट में, ठीक है। तो और फाइनली डिसीजन ऑफ द सूट, डिसीजन जिस मैटर पे दिया गया वही ऑब्वियसली क्या था, मैटर इन इशू, फैक्ट इन इशू, उसी पे तो डिसीजन दिया गया है, क्योंकि रिलीफ आप उसी बेसिस पे चाहते हैं जिस चीज़ की आपको दिक्कत है, जो परेशानी आप लेके कोर्ट में गए हो। अकॉर्डिंग टू मुला कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर, एवरी मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिलीफ इज क्लेम्ड इन अ सूट इज नेसेसरली अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली। ये सीधा सीधा आपको बताते हैं कि कोई भी ऐसा मैटर जिसके लिए आपने रिलीफ मांगा है कोर्ट से, दैट मीन्स इट इज़ वेरी डायरेक्ट एंड सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है, एसेंशियल, मतलब उस क्वेश्चन को बिना डिसाइड किए आप जजमेंट पे नहीं पहुंच सकते, या आप जो पार्टी आपसे रिलीफ मांग रही है उसको रिलीफ ही नहीं दे सकते हो जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो। तो दैट क्वेश्चन विल बी सब्सटैंशियल क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन देखिए, ए स्यूज बी फॉर द रेंट ड्यू फॉर द ईयर 1990। ए ने बी को स्यू किया रेंट के लिए, ठीक है, 1990 का जो रेंट बकाया था। डिफेंस क्या लिया गया कि रेंट बकाया नहीं है, नो रेंट इज ड्यू। बी ने बोला कोई रेंट ड्यू नहीं है। हियर द क्लेम फॉर रेंट इज द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिलीफ इज क्लेम्ड। दिस देयरफॉर इज अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। यहाँ पे एक्चुअली रिलीफ किस चीज़ का चाहिए था, प्लेंट क्यों किया गया कि जो रेंट ड्यू था वो मुझे दिलवाइए। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट सी बात है, ऑब्वियसली आपको यही डिसाइड करना है कि रेंट ड्यू था या नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। Second illustration, A sues B for 1 possession of certain land and mean profits। ये आप पढ़ चुके हो, possession और mean profit हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। B contends that he is rightfully in possession। B बोलता है, अभी देखो मुद्दा क्या है इसमें, एक पॉइंट क्या बोला प्लेंट में कि मुझे क्या चाहिए, प्रॉपर्टी का possession चाहिए, दूसरा ठीक है, ऐसा ए ने क्लेम किया। बी ने बोला कि वो राइटफुल पोजीशन में था, राइटफुल पोजीशन में था तो ऑब्वियसली मीन प्रॉफिट का क्वेश्चन अपने आप वहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मीन प्रॉफिट। हियर देयर आर 2 मैटर्स, फर्स्ट ऑफ पोजीशन एंड सेकंड ऑफ मीन प्रॉफिट। बोथ दीज मैटर्स आर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। यही मुद्दा किसी और तरीके से आप वापस सब्सिक्वेंट सूट में लेके जाओगे और आप बोलोगे कि मेरी एडवर्स पोजीशन थी और इसीलिए मैं मीन प्रॉफिट नहीं दूंगा, या कुछ भी घुमा के भी आप बात करते हो तो आपको पता है कि ये डायरेक्टली इन इशू है। क्यों? क्योंकि फॉर्मल सूट में साफ साफ प्लेंट में उसने क्या मांगा, एक तो पोजीशन मांगी, दूसरी उसने मीन प्रॉफिट मांगा। तो दीज आर वेरी डायरेक्ट एंड सब्सटैंशियल मैटर इन इशू। एक्चुअली इन इशू वही चीज़ है, एक्सप्लेनेशन 3 रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्टिवली इन इशू एक्सप्लेनेशन 4 समझा ही चुकी हूँ मैं। कंस्ट्रक्टिव वाला एक्सप्लेनेशन भी आपने देखा था। इसका एक बहुत लीडिंग एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट है, किसी को याद आ रहा है कुछ? एक सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, उसको डीआईजी ने डिसमिस कर दिया उसकी पोस्ट से, उसके सर्विस से। सब इंस्पेक्टर को डीआईजी ने डिसमिस किया उसकी सर्विस से। ये पहला क्लेम जो सूट करता है, सूट में जो पहला क्लेम कर रहा है, वो बोलता है कि मुझे रीजनेबल मौका नहीं दिया गया। ऑडियो ऑल्टरम पार्टम आपको पता है कि पहले पर्सन को आप सुनिए, उसके बाद उसके अगेंस्ट जजमेंट दीजिए या जो भी आपको डिसाइड करना है। तो जब वो प्रायर सूट किया उसने, फॉर्मल सूट में उसने बोला कि आई वॉज नॉट गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, आई वॉज नॉट हर्ड, ठीक है, और मुझे डिसमिस कर दिया गया। लेकिन इसका जो जजमेंट है ये सब इंस्पेक्टर के फेवर में नहीं जाता है, सूट इज़ डिसमिस्ड, डिसाइड कर दिया गया है, या डिसमिस है, जो भी मैटर है समझ लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगेन ये जाता है सब्सिक्वेंट सूट लेके और ये क्लेम करता है कि हेंस आई वाज पोस्टेड बाय, या मुझे सर्विस पे रखा था आईजी ने और मुझे
क्या बोलते हैं, सर्विस से टर्मिनेट डीआईजी कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 311 में भी ये चीज़ बताता है कि जिस पर्सन ने आपको सर्विस पे रखा है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि अगर किसी अथॉरिटी ने, हायर अथॉरिटी ने आपको सर्विस पे अपॉइंट किया है तो लोअर अथॉरिटी आपको सर्विस से टर्मिनेट नहीं करेगी। तो ये पॉइंट तो बहुत अच्छा था, इम्पॉर्टेंट भी था, लेकिन इसने क्या गलती की, इसने फॉर्मल सूट में क्लेम नहीं किया। आप ये प्ली बिल्कुल ले सकते थे। तो मैं फिर से बता रही हूँ कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आपके प्ली की वजह से आप पे अप्लाई होता है। टाइटल अगर चेंज हो गया तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूट था, और सूट नहीं एग्जाम्पल था, ये आपको मेंस में पूछा गया है, पूछ सकता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे ऑल्दो उसका जो प्ली था यहाँ बहुत वेटेज रखता था, इंपॉर्टेंट भी था, लेकिन इट वाज बार्ड बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। दूसरी चीज़, ए बोलता है प्रॉपर्टी मेरी है क्योंकि मेरा बी के साथ में एग्रीमेंट हुआ था, सूट उसके अगेंस्ट डिसाइड हो गया। फिर वो जाता है और बोलता है कि मैं बी का लीगल हेयर हूँ। तो आपने जब ये बोला कि एग्रीमेंट था आपका बी के साथ, उसी समय आपने ये क्यों नहीं बोला कि आप उसके लीगल हेयर हैं, ठीक है। तो अगेन दैट सब्सिक्वेंट सूट वाज बार्ड ड्यू टू रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। नोट्स में पढ़ लीजिएगा, केसेस और इलस्ट्रेशन दिया हुआ है मैंने। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे, कंफ्यूज मत होइएगा, रेस जुडिकाटा भी एग्जीक्यूशन पे अप्लाई करेगा एंड हेंस कंस्ट्रक्टिव भी इस पे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे अप्लाई करेगा। रिट प्रोसीडिंग पे भी रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल है। कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे आपको जहाँ पे पहले ये चीज़ अनसेटल्ड थी, प्रीवियसली इट वाज अनसेटल्ड कि रिट प्रोसीडिंग्स पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा या नहीं होगा। सम सेड दैट एप्लीकेबल होगा, कुछ बोलते हैं नहीं होगा, लेकिन नाउ इट इज़ वेल सेटल्ड कि रिट प्रोसीडिंग्स पे भी क्या होगा, रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। बट अगेन हियर इज़ एन एक्सेप्शन, हैबियस कॉर्पस के रेट पे नहीं अप्लाई करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हैबियस कॉर्पस कैसा वो है, क्या है, प्रिजनर, हाँ, मतलब किसी भी पर्सन को जिसको आपने अनलॉफुली या इलीगली डिटेन कर रखा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हैबियस कॉर्पस के रेट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंपली रिट प्रोसीडिंग पूछ रहा है तो येस रेस जुडिकाटा या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल है, बट हैबियस कॉर्पस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। देन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 144 ऑफ द कोड, क्या है 144, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या होता है, अपनी पोजीशन पे वापस लेके आना। सपोज दैट, सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि आपने कुछ सूट फाइल किया और आपके अगेंस्ट डिक्री आ गई, आपने पोजीशन का सूट फाइल किया, आपके अगेंस्ट डिक्री आ गई, आपको घर से बाहर बेदखल कर दिया गया उस डिक्री के बेसिस पे, फिर आपने अपील की और पता चलता है कि एक्चुअली पोजीशन आपकी होनी चाहिए या टाइटल आपका था, तो आपको क्या करेंगे, रेस्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़, ये क्वेश्चन कहाँ पे डिसाइड होता है कि एक्चुअली आपको रेस्टिट्यूट किया जाना चाहिए, आपको कोई नुकसान हुआ है तो वापस उसकी भरपाई करके आपको उसी पोजीशन में ला के रखना है। रेस्टिट्यूशन मीन्स टू ब्रिंग द पर्सन इन द सिमिलर पोजीशन, जबकि उसके साथ कोई रॉन्ग ना हुआ होता तो वो जिस पोजीशन में होता, राइट। तो रेस्टिट्यूशन के क्वेश्चन को भी अगर डिसाइड कर दिया गया है तो वो भी किस चीज़ से बार्ड होगा, रेस जुडिकाटा से बार्ड होता है, बाउंड होता है पर्सन। मैटर कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू, इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली बोलता है कि मुद्दा एक्चुअली आपने प्लेंट में रेज नहीं किया था, लेकिन उसको सॉल्व करते करते कुछ और भी चीज़ सामने आ गई, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इफ़ अ मैटर इज कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू इट विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैटर कोलैटरली या इंसिडेंटली किसी फॉर्मल सूट में डिसाइड हो गया है और दोबारा आप उसी इंसिडेंट वाले मैटर को लेके सब्सिक्वेंट सूट करते हो तो वो रेस जुडिकाटा से बाउंड नहीं होगा, ठीक है। अ कोलैटरल और इंसिडेंटल इशू इज वन दैट इज एंसिलियरी टू डायरेक्ट एंड सब्सटेंटिव इशू। द फॉर्मल सूट इज सेड टू बी सब्सिडियरी इशू वाइल द लेटर इज द प्रिंसिपल इशू। ऑब्वियसली जो एक्चुअली सब्सटैंशियली इन इशू था वो क्या था, आपका प्रिंसिपल इशू है, बाकी सब तो एंसिलियरी है, ठीक। Decisions on matter not alleged or denied or admitted within the meaning of explanation 3 are decisions on matter incidental or collateral of the main issue। अब देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे सिंपली हमने बोला कि
ये कैसे तय करेंगे कि कोई मैटर एक्चुअली इन इशू है? ठीक है, तो बोलता है कि आप जाइए और आप प्लेंट को देखिए, रिटन स्टेटमेंट देखिए, क्या सामने वाली पार्टी क्लेम कर रही है, क्या ऑपोजिट पार्टी डिनाई कर रही है। उसके बाद भी नहीं तो आप जाके डिसीजन देखिए। डिसीजन में तो आपको पता चल जाएगा ना, क्योंकि कोर्ट फिर बैठी ही क्यों है, जो आप उससे क्लेम कर रहे हो वही उसको आपको रिलीफ देना है। तो डिसीजन में क्या रिलीफ है? मतलब जाहिर सी बात है कि अगर सारी बातें आपको प्लेंट में, रिटन स्टेटमेंट में और डिसीजन में मिल गई तो वो एक्चुअली इन इशू था, उस समय भी वो मुद्दा था। लेकिन ऐसी कोई बात जो कि आपने क्लेम नहीं की थी इंसिडेंटली सॉल्व हो गई, जिसको लेके जजमेंट साइलेंट है, आपको कुछ बात नहीं कर रहा है, ठीक है, डिक्री आपको उस बारे में कोई जिक्र नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली वो कैसा इशू है? इंसिडेंटल है। क्लियर है? इलस्ट्रेशन बता रही हूँ, इलस्ट्रेशन देखिए। ए स्यूज बी फॉर रेंट, ए ने बी को स्यू किया रेंट के लिए, बी बोलता है कि रेंट का अबेटमेंट होना चाहिए जिस वजह से आप रेंट मान रहे हो। सपोज दैट एग्जाम्पल देखिए, ए की कोई प्रॉपर्टी बी के पास थी, कैसे थी? ऑन लीज, ठीक है। ए ने सूट किया कि बी से मुझे क्या चाहिए? रेंट चाहिए। ए ने बोला कि मुझे बी से आप रेंट दिलवाइए। बी ने बोला कि जो भी हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट था उसको अबेट कर दो। क्यों? क्योंकि बी बोलता है कि ए की जो प्रॉपर्टी है जितना उसने बताया था एरिया उससे कम है। बी ने बोला लेसर एरिया, हेंस क्या बोलता है? रेंट जो है वो क्या हो जाएगा? अबेट। मुझे कोई रेंट नहीं देना है, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने बताया था जितना एरिया उससे एरिया कम है। ध्यान से सुनिए, इसने क्लेम किया कि एरिया कम है, सिर्फ ये क्लेम। उसने बोला मुझे रेंट चाहिए, ए ने बोला रेंट चाहिए, बी ने बोला जितना एरिया आपने लीज पे दिया था उतना नहीं है, उससे कम है। ये एक्चुअल इशू हुआ या सब्सटैंशियल इशू हुआ। जब कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड कर रही थी तो कोर्ट के सामने आता है कि एरिया एक्चुअली कम नहीं था, जितना बताया हुआ था उससे ज़्यादा था। समझिए, मुद्दा ये उठा कि इसने बोला एरिया कम है, इंसिडेंटल क्वेश्चन सॉल्व हुआ और सामने क्या आया? एरिया ज़्यादा था। एरिया ज़्यादा है, ये बात यहाँ इस सूट में दिख रही है कहीं पे? इसने बोला क्या कि एरिया ज़्यादा है? इसने नहीं बोला, ये रेंट मांग रहा है। इसने बोला एरिया कम है, ज़्यादा की बात नहीं हुई। दैट वाज इंसिडेंटल इशू जो इस केस को सॉल्व करने में सामने आया कि एरिया क्या था? एरिया इज ग्रेटर, एरिया तो ज़्यादा है। अब आपको पता है कि ये चीज़ जब सामने आई तो दोबारा सूट कौन करेगा? ए जाएगा अब कोर्ट के पास और ए बोलेगा कि भाई साहब जो मैं जितना मैं लीज पे रेंट ले रहा था वो एरिया तो ज़्यादा है, तो क्या ये सूट अब इस सूट से बाहर होगा? नहीं, बिकॉज दिस क्वेश्चन स्टिल इज़ नॉट डिसाइडेड। जजमेंट सिर्फ इस बेसिस पे आया कि रेंट आप पे कीजिए क्योंकि एरिया कम नहीं है। एरिया कम नहीं है, ज़्यादा है वो सामने आया, लेकिन जजमेंट आपको आता है कि एरिया कम नहीं है। जो आपने रिलीफ मांगा, आपको आपत्ति थी कि एरिया कम है, कोर्ट ने बोला एरिया कम नहीं है, रेंट दो। ज़्यादा है वो तो पता चल गया क्योंकि इस मुद्दे को सॉल्व कर रहे थे। तो ए जाता है और बोलता है अब सब्सिक्वेंट सूट इस केस पे होगा, इस मैटर पे, कि मेरा जो प्रॉपर्टी लीज था उसका एरिया ज़्यादा था, अभी मेरे को इसको अबेट, चाहे आप चाहो तो वो कॉन्ट्रैक्ट अबेट कर दो या आप एनहांस रेट के लिए जो भी है। तो यही चीज़ बोलता है कि कोई मैटर जो इंसिडेंटली सॉल्व हो गया है, जो कि प्लेंट में नहीं था, जो रिटन स्टेटमेंट में नहीं था और जो आपकी डिक्री में भी जिसका जिक्र नहीं है, वो एक्चुअली इन इशू है ही नहीं। सॉल्व तो हो गया लेकिन दैट इज़ नॉट actually an issue, so that is incidental or collaterally an issue, and any matter which is incidental and collaterally an issue, that is not barred by res judicata. Clear है? Confusion है? Same parties, easy है. The third condition for the applicability of doctrine of res judicata is that former suit have been a suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim.
This condition is based on well-known principle that decrees and judgments bind only the parties in previous. Obvious सी बात है, आप भी पढ़ते आ रहे हो इतने दिन से, आपको पता है कि हमेशा किसी जजमेंट से कौन बाउंड होगा, या तो पार्टी बाउंड होती है या प्रीवियस बाउंड होते हैं. अब पार्टी कौन होती है और प्रीवियस कौन होते हैं? तो पार्टी होती है जिसका सूट में नाम है. सीधी सी बात है, जिसको दिक्कत थी, जिसका सूट में नाम है, एज अ जजमेंट डेटर, एज अ डिक्री होल्डर, कोई भी, वो दोनों पार्टीज हैं. तो प्रीवियस कौन होते हैं? जिसका इंटरेस्ट होता है, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है. वो पार्टी टू दी सूट वैसे तो भले नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट है. दो लोगों में सूट चल रहा है, एक टेनेंट है, वो सब टेनेंट के साथ में सूट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो लैंडलॉर्ड है वो कौन हो गया? प्रीवी हुआ. पार्टी वाले नहीं है, लेकिन प्रीवी टू दी सूट है. क्यों? किसकी प्रॉपर्टी के रेंट की बात कर रहे हो? कल को चल के अगर जो टेनेंट है वो ये क्लेम करने लगे कि प्रॉपर्टी मेरी है, और वो सब टेनेंट से कुछ और क्लेम कर रहा है, तो लैंडलॉर्ड आएगा कि नहीं उठ के कि ऐसे कैसे प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम तो ऑलरेडी टेनेंट हो. ठीक है, तो प्रीवी का मतलब वही होता है कि जिसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो. यहाँ पे हाँ, इंटरप्लीडर सूट भी हो जाएगा. ठीक है, कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में है. देन हु आर दी पार्टीज एंड अ प्रीवी, उसको मैंने समझाया है. पार्टीज, अ पर्सन इज अ पार्टी टू द सूट इफ हिज नेम अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सूट एट द टाइम ऑफ द डिसीजन. ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन हु हैज इंटरवेन्ड इन द सूट. पार्टी कौन हुआ? या तो जिसका नाम था एज अ पार्टी, या कोई पर्सन जिसने इंटरवेन किया. ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पार्टी कौन है ये तो क्लियर है, कौन नहीं आता पार्टी में ये इंपॉर्टेंट है. अ पार्टी हु विड्रॉज, कोई पार्टी थी जिसने अपना नाम विड्रॉ कर लिया, अब वो पार्टी नहीं होगी. हुज नेम इज स्ट्रक ऑफ ड्यू टू सम रीजन, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन इज स्ट्रक ऑफ द केस. ठीक है, हुज नेम इज इंक्लूडेड बाय फ्रॉड और विदाउट नॉलेज, किसी ऐसे पर्सन को आपने पार्टी बना लिया जिसको खुद भी नहीं पता है कि उसका नाम सूट में है, केस में है, तो डेफिनेटली आपने फ्रॉड किया है, उसको नॉलेज नहीं है, हेंस ही इज़ नॉट द पार्टी ऑफ द सूट. अ माइनर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय गार्डियन फॉर सूट, कहने का मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि माइनर कैन बी अ पार्टी टू द सूट, क्यों नो बोल रहे हो? माइनर हो सकता है पार्टी टू द सूट, कब? जब रिप्रेजेंटेड है उसके गार्डियन से बोल दो या नेक्स्ट फ्रेंड से. तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दो, अगर क्वेश्चन सिंपली ये है कि माइनर कैन बी पार्टी टू द सूट, आंसर दे रहा है येस नो, हम बता नहीं सकते, एलेक्सा की तरह, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन. ठीक है, जवाब नहीं दे पाऊंगी, तो उसमें फिर आप बोलोगे कि येस, या कमीशन बोलेगा नो, क्योंकि कमीशन आपसे कंप्लीट आंसर चाह रहा है. लेकिन अगर आपको लिटरली कंप्लीट आंसर मिल रहा है वहाँ पे, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा कि येस, माइनर कैन बी पार्टी टू द सूट इफ रिप्रेजेंटेड बाय द गार्डियन, या जो गार्डियन एड लिटम जिसे बोलते हैं. ठीक है, तो बिल्कुल माइनर पार्टी टू द सूट हो सकता है. अगर रिप्रेजेंट नहीं है तो माइनर पार्टी नहीं होगा. प्रीवी, प्रीवी इज अ पर्सन हु क्लेम्स अंडर अ पार्टी. प्रीवी ऐसा पर्सन होता है जो पार्टी के अंडर क्लेम करता है, जिसका कोई इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में. द ग्राउंड ऑफ प्रीविटी इज प्रॉपर्टी एंड नॉट पर्सनल रिलेशन. इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीविटी पर्सन, जो प्रीवी जिसको आप बोलते हैं वो किसी रिलेशन से नहीं, क्योंकि रिलेशन तो किस में आ जाएगा? एलआर आ जाएगा. लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिलेशन के ही थ्रू तो किसी पार्टी को क्लेम करता है. किसी पार्टी के अंडर, किसी पार्टी के नाम में कोई पर्सन क्लेम करता है क्योंकि उसका उस पर्सन से कोई रिलेशन है, तभी वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है. लीगल एयर सक्सेसर जो होते हैं बाय रिलेशन होते हैं. ठीक है, प्रीवी बोलता है कि उसका पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है, पार्टी की प्रॉपर्टी में उसका क्या है? इंटरेस्ट है, इसीलिए वो प्रीवी टू दी कॉन्ट्रैक्ट या प्रीवी टू दी जो भी पार्टी सूट होता है वो होगा. He must have acquired interest in the subject matter of action by inheritance, succession or purchase subsequent to an action. ज़रूरी नहीं है ब्लड रिलेशन हो, कई बार ऐसा होता है कि इनहेरिट हो रहा है, सक्सेशन हो रहा है, या परचेज ही कर लिया आपने कोई प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ऐसे में आप प्रीवी टू दी सूट यहाँ पे मान लिए जाएंगे. जो जैसे लीज होल्डर्स होते हैं, प्रॉपर्टी लीज पे ले रखी है या मॉर्गेज की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो कैसे वहाँ पे बन रही है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है. ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई रिलेशन हो, ज़रूरी शब्द यहाँ पे है. ऐसे ही आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव में मैंने बोला था कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि एलआर कौन हो, लीगल एयर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. एलआर और भी कोई व्यक्ति हो सकता है. ठीक है,
Illustration: a formal suit was obtained between A formal suit was between A and B, A being plaintiff and B being defendant. The suit was decided in favor of A. A और B के बीच में केस चल रहा था, सूट था, किसके फेवर में डिसाइड हुआ? A के फेवर में डिसाइड हो गया. Subsequently, A dies and his estate has been taken over by C as a successor. A की डेथ हो गई और उसकी जगह पे कौन आ गया? C आ गया, उसका सक्सेसर. So if a subsequent suit is filed between C and B, the parties for the purpose of section 11, that is res judicata, will be same. Parties same हैं, है ना? क्यों? क्योंकि अभी भी वो किसके अंडर क्लेम कर रहा है? ए के ही अंडर क्लेम कर रहा है. ए की डेथ हो गई है तो ए की जगह पे सी उसका सक्सेसर आ गया, लेकिन अभी भी सूट जो है वो ए के अंडर में ही वो क्लेम कर रहा है. क्लियर है? तो पार्टीज अभी चेंज नहीं हुई हैं. A sues B for rent. The defense is that C is not C and not A is the landlord. Read कर दो यार illustration. A sues B for rent. The defense is that C and not A is the landlord. A fails to prove his title to the property and the suit is dismissed. A then sues B and C for a declaration of his title to the property. The suit is not barred by res judicata, for the parties to two suits are not same, not having been a party to the former suit. क्या मतलब है? वसुंधरा क्या बोल रही है? अवंतिक मैम ए बी को सू करता है रेंट के लिए, तो फिर बी डिफेंस लेता है कि सी ए स्यू कर रहा है बी को, किसके लिए? रेंट के लिए. रेंट के लिए. बी डिफेंस ले रहा है कि सी लैंडलॉर्ड है, ए लैंडलॉर्ड नहीं है. बी बोलता है कि प्रॉपर्टी किसकी है? सी है. ए अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाता. अभी मेरे को ये बताओ पार्टी कौन है इस सूट में? ए और बी. सी है क्या पार्टी? नहीं है. ठीक है, प्रीवी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. ऑल दो इसका इंटरेस्ट है लेकिन ये अभी पार्टी नहीं हुआ है सूट का. ठीक है, ये कोई चीज़ क्लेम नहीं कर रहा है यहाँ पे. अब ये चीज़ किसके फेवर में गया? ये जजमेंट बी के फेवर में, क्योंकि कोर्ट ने कहीं ना कहीं ए ये प्रूव नहीं कर पाया कि ए कौन है? लैंडलॉर्ड है. और बी बोलता है आपको मैं रेंट क्यों दूँ, क्योंकि लैंडलॉर्ड कौन है? सी है. देन ए फर्दर एक सूट लेके आता है बी और सी के लिए टाइटल से रिलेटेड. अब यहाँ पे देखिए ए किसके अगेंस्ट सूट लेके आ रहा है? बी और सी के बी एंड सी. तो सी क्या हो गया यहाँ पे? पार्टी. पार्टी. वहाँ पे पार्टी था, सी नहीं था. रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा? पार्टी चेंज हो गई है. सी पार्टी नहीं था पहले, इस सूट में नहीं था. उसका यहाँ पे सिर्फ नाम लिया बी ने. बी ने ये बी को प्रूफ भी नहीं करना है कि सी लैंडलॉर्ड है, क्योंकि सूट प्लेंट लेके कौन गया कोर्ट में? ए लेके गया. तो अपना जो टाइटल है वो किसको प्रूफ करना था? ए को प्रूफ करना था. बी ने तो सिंपली बोला कि ये लैंडलॉर्ड है ही नहीं, ये तो सी की प्रॉपर्टी है. सी कोर्ट में गया ही नहीं, सी का कोई लेना देना नहीं है, सी ने कुछ प्रूफ भी नहीं करना है. लेकिन जजमेंट बी के फेवर में डिसाइड हो गया. क्यों? क्योंकि वही जो प्लेंट लेके जाता है. ज़्यादातर आप देखते हैं, एविडेंस भी आप पढ़ चुके हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे था? ए के ऊपर है ना. ए ने ये प्रूफ नहीं किया, जजमेंट बी के अगेंस्ट आ गया. अब ए वापस से सूट करता है और यहाँ पे डिफेंडेंट किसको लेगा? बी एंड सी को. ठीक है, सी यहाँ पे पार्टी है, वहाँ पे पार्टी नहीं था. रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा. फिर से देखो, ए sues B for rent. The defense is that C and not A is the landlord. A fails to prove his title to the property and the suit is dismissed. A then sues B and C for a declaration of title of the property. The suit is not barred by res judicata, for the parties to the two suits are not the same, C not having been party to the former suit. अब parties change हो गई है. ठीक है, फॉर्मर सूट में सी पार्टी नहीं था लेकिन अभी पार्टी है. अभी देखो इसमें आप ना जैसे जैसे इलस्ट्रेशन पढ़ोगे वैसे वैसे कन्फ्यूजन होगा. वसुंधरा को हो रहा है. ठीक है, क्या हुआ? तबीयत नहीं ठीक है क्या? तबीयत नहीं ठीक है? ठीक है, अब वो मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि
एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, पार्टी कॉमन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए प्लेंटिफ हो बी डिफेंडेंट हो, या इसी केस में ए प्लेंटिफ है और बी और सी डिफेंडेंट है, और दूसरे केस में ऐसा हो सकता है कि ए और बी प्लेंटिफ हो और सी डिफेंडेंट हो। तो पार्टीज तो है ना, कॉमन, ज़रूरी नहीं है कि एक बार ही प्लेंटिफ हो एक बार डिफेंडेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब आपको बस दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि क्या जो डिक्री आई थी प्रीवियस सूट में उससे इस पर्सन का, इस पार्टी का इंटरेस्ट डिसाइड हो रहा है, तो वापस उस क्वेश्चन को सुना नहीं जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सूट डिस्कस नहीं करेंगे, इजी सा है, हो ही चुका है वो। क्या पार्टी नहीं बनाया उसको, प्रीवी बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि पार्टी टू द सूट में कौन कौन हो सकता है, ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि पार्टी कौन हो सकता है। अभी उसका सूट में नाम नहीं था सी का, ठीक है, सी का यहाँ पे नाम नहीं है। या आप कई बार ऐसा देखते हो जैसे मॉर्गेज प्रॉपर्टी या क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर कौन है, पार्टी टू दी सूट तो नहीं है, डिक्री आ गई, लेकिन अगर उसको लगता है कि ऐसी प्रॉपर्टी किसी और के हाथ में जा रही है और उस पर उसने बहुत सारा किसी को क्रेडिट दे रखा था, ठीक है, तो वो फिर पार्टी टू दी सूट उसको बनाया जा सकता है। मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि पार्टी कौन कौन हो सकता है, जिसके इंटरेस्ट ही नहीं हो तो पार्टी होगा ही नहीं, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। इस फॉर्मल सूट में सी पार्टी नहीं था, सी पार्टी नहीं था, तो इस सूट में पार्टीज टू दी सूट क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, सिमिलर नहीं है, और चेंज हो गई है इसीलिए क्या नहीं होगा, रेस जुडिकाटा से बाउंड नहीं होगा। दैट वाज जस्ट टू एक्सप्लेन यू, प्रीवी एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी आप पढ़ रहे हो, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि प्रीवी होता क्या है, ठीक है। अभी आपसे पूछेगा कि रेस जुडिकाटा क्या को प्लेंटिव्स और को डिफेंडेंट्स पे भी एप्लीकेबल होगा, होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे, इसका एक इलस्ट्रेशन है सिंपल सा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, एक एक इलस्ट्रेशन बस समझो, वही नोट्स में लिखना है। ये इलस्ट्रेशंस मेंस में नहीं पूछेगा, मेंस के लिए जो अभी DIG IG वाला इलस्ट्रेशन बताया था वो पूछता है। याद आपको ये रखना है कि ये किस पे अप्लाई करेगा, किस पे अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो को डिफेंडेंट्स और को प्लेंटिफ पे ये एप्लीकेबल होता है। एक एग्जाम्पल समझिए, A, B और C ये रिवर्जनर हैं। रिवर्जनर मतलब क्या है, प्रॉपर्टी इनको मिलनी थी, आज या कल कभी भी प्रॉपर्टी इन तीनों के हिस्से में आनी थी, ठीक है। अब सूट किया, A और B ने सूट फाइल किया है D के अगेंस्ट, D विडो है, आपको पता है विडो प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, सेल कर सकती है। कब करेगी, लीगल नेसेसिटी में सेल करोगे, अदरवाइज सेल नहीं करोगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपको सेल का अधिकार नहीं है, क्यों, ये तो प्रॉपर्टी बच्चों के पास जानी है ना, तो विडो उसको सेल नहीं कर सकती थी, अंडर लीगल नेसेसिटी सेल करेगी। अभी सूट समझिए, A और B ने सूट किया D के अगेंस्ट कि ये प्रॉपर्टी इनको मिलनी चाहिए थी, और D ने एक्चुअली सेल किसको किया है, D के अगेंस्ट नहीं हुआ, सूट जो हुआ है वो यहाँ पे सपोज दैट समझ लो C और E के अगेंस्ट, C और E के अगेंस्ट, क्योंकि D ने क्या कर दिया था, प्रॉपर्टी C और E को सेल कर दिया। ध्यान से समझिएगा, A, B और C तीनों को प्रॉपर्टी मिलनी थी। A और B अभी बेचारे बैठे हैं, C ने दिमाग लगा लिया, और जो विडो है उसने प्रॉपर्टी बेची, चाहे आपने जैसे भी प्रॉपर्टी बिकवाई वो मुद्दा हमारा नहीं है। प्रॉपर्टी D ने, जो विडो है उसने बेची किसको, C को, और एक और बंदा है, C प्लस E को प्रॉपर्टी चली गई। जो प्रॉपर्टी इन तीनों को मिलनी थी वो प्रॉपर्टी अब इन दोनों को मिल गई, सेल कर दिया इसने हाफ पोर्शन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है A और B ने सूट किया इनके अगेंस्ट सेल को लेके, वैलिडिटी ऑफ द सेल, कोर्ट ने जजमेंट दिया
क्या जजमेंट दिया? सेल कैसा था? वैलिड नहीं था क्योंकि कोई लीगल नेसेसिटी नहीं थी। इतना कोर्ट ने बोल दिया। वैलिड नहीं था मतलब प्रॉपर्टी वापस किसके पास जाना चाहिए? A प्लस बी प्लस सी को वापस मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बाद में नेक्स्ट सूट करता है C, सेकंड सूट, ये सूट 1 था, ठीक है। नेक्स्ट सूट करता है C E को कि जो हम दोनों को मिला है उसमें से आधा मुझे दो। मैं वो वाले केस के जजमेंट को नहीं मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्राइमरीली जो पार्टी था वो ई था, सी कौन था? को डिफेंडेंट, मतलब सूट एक्चुअली ई के अगेंस्ट था। इसको तो बस ये चीज़ बताने के लिए कि भाई हम लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी सेल किया था, उसको को डिफेंडेंट बनाया गया। डिफेंडेंट कौन था इनके केस में? ई था। अब सी बोलता है ई को कि उस केस में मैं पार्टी नहीं था, मेरा तो नाम बस ऐसे जोड़ा गया था एज अ को डिफेंडेंट। मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा था उस सूट को, मैंने उस सूट को फाइट भी नहीं किया है, सूट आपके अगेंस्ट था, हेंस आई एम नॉट बार्ड बाय दैट जजमेंट, दैट पर्टिकुलर जजमेंट, ठीक है। सी ने ऐसा बोला, तो क्या सी का ये जो सूट है वो इंस्टीट्यूट किया जाए, ट्राई करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस जुडिकाटा को डिफेंडेंट्स पे भी अप्लाई करेगा। अप्लाई क्यों कर रहा है ये मुद्दा है। अप्लाई इसलिए कर रहा है कि ये जो पर्टिकुलर जो जजमेंट आया, सेल नॉट वैलिड, ये जो जजमेंट था इससे क्या सिर्फ ए बी और ई बाउंड हो रहे थे? सी बाउंड हो रहा था। क्यों? क्योंकि सी का इंटरेस्ट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। सी ने प्रॉपर्टी डी से तो खरीदी थी, चलो वो तो ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी वापस रिवर्ट होती तो भी सी के पास जाती, तो सी का इंटरेस्ट दोनों जगह कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। एक तो वैसे उसको एज ए रिवर्जनर मिलनी थी और दूसरा यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उसका इंटरेस्ट। तो इसको एक्चुअली को डिफेंडेंट और को प्लेंटिफ पे अप्लाई करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मेलिटीज़, एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो पूरे होने चाहिए। वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, वो मैं आपको नोट्स में भी नहीं दूंगी क्योंकि पूछेगा ही नहीं। कोई चीज़ समझने के लिए डिटेल में देखना ज़रूरी है कि मैम को डिफेंडेंट या को प्लेंटिफ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो कैसे रहा है, इसीलिए ये डिटेल में देखा। इसको अगर अभी और डिटेल में देखोगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि पहला इसेंशियल पॉइंट ही यही होना चाहिए कि को डिफेंडेंट का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है पहले सूट में और दूसरे सूट में, हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ कि बिना इसका क्वेश्चन सॉल्व किए प्रायर जो फॉर्मल सूट का क्वेश्चन है वो सॉल्व ही नहीं होगा, वो भी हो रहा है। ऑब्वियसली सेल का क्वेश्चन जब तक डिसाइड नहीं होगा तो प्रॉपर्टी वापस उनके पास नहीं जाएगी। तो ये कुछ लीगल एसेंशियल एलिमेंट्स है जो पूरे होते हैं, तो फिर जो जजमेंट है वो किसके अगेंस्ट चला जाएगा? को डिफेंडेंट पे भी अप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह प्लेंटिफ की बात भी करता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो डिसाइड हो चुका है और जो आपके भी इंटरेस्ट को डिसाइड कर दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पे रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा। तो को डिफेंडेंट्स और को प्लेंटिफ पे रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है। प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट क्या होता है? जैसे यहाँ पे सी का वो प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट, इसका नाम तो दिया गया था बट इसका एक्चुअली इसमें कोई इंटरेस्ट नाम तो नेसेसरी पार्टी ना हो, नेसेसरी पार्टी ना हो या सिर्फ क्वेश्चन डिसाइड करने के लिए उसको नॉमिनेट किया गया है, बस उसका नाम दिया गया है, लेकिन एक्चुअली वो वहाँ पे उस इंटरेस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं था। नहीं होता तब भी सूट डिसाइड हो जाता, उसके बिना सूट नहीं डिसाइड हो पाता, लेकिन उसको कोई राइट नहीं चाहिए। आपने इंटरप्लीडर सूट पढ़ा है, इंटरप्लीडर सूट में क्या होता है? प्लेंटिफ देने को तैयार है कोई भी क्लेम, लेकिन यही नहीं तय हो पा रहा है। जैसे सपोज दैट सब टेनेंट की मैं बात कर रही हूँ, अब सब टेनेंट अपना रेंट तो देने को तैयार है, लेकिन दो लोग उसके सामने, एक बोलता है मैं ऑनर हूँ, एक बोलता है लैंडलॉर्ड की बात करता है, एक क्लेम करता है मैं लैंडलॉर्ड हूँ, दूसरा क्लेम करता है मैं लैंडलॉर्ड हूँ। तो आप प्लेंटिफ बोल रहा है कि प्लेंटिफ सूट लेके जाता है कोर्ट में कि भाई आप डिसाइड करो कि लैंडलॉर्ड कौन है, मैं तो रेंट देने को तैयार हूँ। तो प्लेंटिफ का कुछ अटक नहीं रहा है वहाँ पे, उसको कोई राइट नहीं चाहिए, उसको बस ये चाहिए कि डिसाइड करके बता दो कि मैं पैसे सही पर्सन को दूँ। उसी तरह प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट में होता है कि प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट का केस को सॉल्व करने के लिए तो नाम वहाँ पे दिया गया है, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट यहाँ पे ब्रीच नहीं हो रहा है, उसका इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, उसको कोई राइट भी नहीं चाहिए। A proforma defendant is
one who has been made defendant nominally and against whom no relief is claimed nor interest of such a defendant is in conflict. ना उसको कोई रिलीफ चाहिए ना उसका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है यहाँ पे विथ अदर डिफेंडेंट से उसका कोई इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा. A party may be impleaded as a pro forma defendant because his presence in the suit is necessary in order to adjudicate upon the matter in controversy effectively and completely. Presence उसकी ज़रूरी है, वो कोई राइट भी नहीं चाह रहा है और उसके राइट का यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो रहा है उसके इंटरेस्ट का, लेकिन उसका होना ज़रूरी है उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए. In such a case, no relief is sought against him and therefore no matter in issue in the suit upon which finding has been given will operate as res judicata in a subsequent suit against him. जब इसको कोई रिलीफ ही नहीं चाहिए तो फिर रेस जुडिकाटा इस पर अप्लाई भी नहीं करेगा. थ्रू आउट आप जब से सेक्शन 11 पढ़ रहे हैं मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि जो मुद्दा लेके कोर्ट में गए अगर वो सॉल्व हो गया, आपको रिलीफ मिल गया, दोबारा मत आइए. चाहे आप डिफेंडेंट हो, को डिफेंडेंट हो, प्लेंटिफ हो, को प्लेंटिफ हो, कोई भी हो. प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट को कुछ चाहिए ही नहीं, कोर्ट ने उसको कोई राइट दिया ही नहीं. जब इस केस में उसको कोई राइट नहीं दिया तो क्या वो दोबारा अपना राइट लेने नहीं जाएगा कोर्ट के पास? जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि याद रखेगा, इम्पॉर्टेंट है कि प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट के अगेंस्ट रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा. एग्जाम्पल देखिए, ए क्लेमिंग टू बी एंटाइटल टू पोजेशन ऑफ अ टैंक एज अ टेनेंट ऑफ एक्स sues B for possession. Illustration read करो अवंतिका. A claiming to be entitled to possession of tank as tenant of X sues B for possession. X is joined as pro forma defendant and no relief is claimed against him. The suit is dismissed on a finding that B is the owner. X then sues B for possession and B contends that the issue of ownership is res judicata. Here res judicata is not applicable as issue in former suit was between A and B and not between X and B. For X was only pro forma defendant. A है, A ने सूट किया किसके अगेंस्ट? B के अगेंस्ट. किस चीज़ के लिए? एक टैंक की पोजीशन के लिए. टैंक की पोजीशन के लिए. क्यों? क्योंकि A बोलता है B को कि मैं कौन हूँ? एक्स का टेनेंट हूँ, ऐसा वो बोल रहा है कि मैं एक्स का टेनेंट हूँ, इसीलिए जो प्रॉपर्टी पे जो टैंक है उसकी पोजीशन मेरे को मिलेगी, ऐसा वो बी से चाह रहा था. ठीक है, आगे बी के फेवर में आता है जरूर. अगेन क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर से प्रूफ किसको करना था? ए को करना था. ए प्रूफ नहीं कर पाया, जजमेंट बी के फेवर में गया. अभी तो ये मुद्दा किसके बीच में था? रिलीफ किसको चाहिए था? ए को चाहिए था, टैंक की पोजीशन चाहिए. बी को दिक्कत था, बी की लाइबिलिटी बी को देना था, बी मना कर रहा था. सी ये एक्स है, जाके कोर्ट में बताता है, ठीक है हाँ भैया, उसको बुलाया गया. आप कौन? एक्स बोलता है भाई मैं लैंडलॉर्ड हूँ, तो ये टेनेंट है, जो भी कुछ है, लेकिन एनी हाउ प्रूफ नहीं हुआ. जजमेंट अभी जिस दिन जजमेंट बी के फेवर में गया, एक्स को नींद आएगी क्या? पहले तो केस उसको कोई लेना देना ही नहीं था. उसको क्या पता था कि उसका इंटरेस्ट यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो भी नहीं रहा था. इंटरेस्ट किस चीज़ को लेके है? टैंक की पोजीशन को लेके है. ओनरशिप या टाइटल या लैंडलॉर्ड का कोई जज यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट वो हो रहा है क्या? इसका कोई राइट नहीं है. अब जाएगा एक्स और बोलेगा बी को सूट करेगा कि ऐसा है, मैं क्या हूँ, उस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ. ठीक है, आप ओनर नहीं हैं, तो ये सूट बार्ड होगा? नहीं होगा. पार्टी टू दी सूट था क्या? ये नहीं था. इसको सिर्फ बुलाया गया था क्योंकि इसके बिना ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही थी और हुई भी नहीं. आने के बावजूद बी के अगेंस्ट में गई. सॉल्व तो हुई लेकिन अगेंस्ट में गई. अब एक्स का इंटरेस्ट इस केस में है, यहाँ पे उसका इंटरेस्ट अब आपको देखो दिमाग में ज़रूर आएगा कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. नहीं हो रहा है. कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे सिर्फ टैंक की पोजीशन का है. केस में जो कॉन्फ्लिक्शन है वो किस चीज़ को लेके है? किस इंटरेस्ट को? टैंक की पोजीशन को. ओनरशिप का मुद्दा नहीं है.
इसीलिए एक्स जब बी को स्यू करता है ओनरशिप के लिए, यहाँ पे एक्स का इंटरेस्ट है, और क्योंकि ये प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट था वहाँ पे उसकी मौजूदगी ज़रूरी थी, उसने कोई राइट भी नहीं मांगा, उसने नहीं बोला कि चलो यार इसी केस में लगे हाथ ये भी बता दो कि मैं ओनर हूँ, टाइटल डिक्लेयर कर दो। टाइटल डिक्लेयर करवाना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही नहीं, इसीलिए तो एडवर्स पोजीशन में प्रॉपर्टी चली जाती है, क्योंकि आप अपना टाइटल ही डिक्लेयर नहीं करवा पाए हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निशात कंफ्यूजन है? कई टाइम तक आप देखते हो ना, जैसे 12 साल होता है, 30 साल होता है कि आप एक पर्सन प्रॉपर्टी की पोजीशन में है, तो जो ओनर है या जिसका टाइटल है उसने अगर आपको कभी भी आपके राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं किया, किसी तरीके से भी आपके राइट को वो वहाँ पे क्लेम नहीं कर रहा है, रोक नहीं रहा है आपको किसी भी चीज़ के लिए, और अगर 12 साल हो गए हैं तो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, उसकी मान ली जाती है। कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं अगर आप ओनर हैं तो आप भले रेंट भी, आजकल तो ऑनलाइन रेंट लिए जाते हैं, लेकिन समवेयर आपको अपनी ये पावर शो करनी पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हैं। कई बार अभी तो आप लोग देखते ही होंगे कि रेंट वेंट कोई दे ही नहीं रहा है, कई ऐसे दबंग लोग होते हैं कि प्रॉपर्टी पर रहे जा रहे हैं, कई साल से रह रहे हैं, तो अगर वो प्रूव कर देते हैं कि नहीं कोई, आप जब रेंट ही नहीं दोगे किसी को, आप किसी प्रॉपर्टी पे रह रही हो और आपसे कोई रेंट क्लेम करने वाला है ही नहीं, 1 साल 2 साल, चलो तीसरे साल आ जाओ, चौथे साल आ जाओ, लगातार इतने साल हो गए, आप जा ही नहीं रहे हो अपने टेनेंट से रेंट लेने, तो आप हो ही नहीं, वो प्रॉपर्टी तो उसी की मानी जाएगी। तो ये होता है एडवर्स पोजीशन, कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसको देख के हम ये मानते आ रहे, मालिक हो तो आओ पैसा लो ना, क्लेम करो, उसको कंट्रोल करो, उसको किसी चीज़ के लिए रोको, अपने राइट्स को क्लेम करो आप यहाँ पे। तो एडवर्स पोजीशन का वही मतलब होता है। इलस्ट्रेशन समझ में आ गया? याद रखिएगा, को डिफेंडेंट्स और को प्लेंटिफ पे एप्लीकेबल होगा, प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल मीन्स सेम कैपेसिटी, समझा चुकी हूँ, यहाँ पे बस इलस्ट्रेशन देखेंगे। कैपेसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, टाइटल चेंज नहीं होना चाहिए आपका। ए sues B to recover the property of a mutt as an heir of deceased mahant. B is a stranger to the mutt property. Suit is dismissed as A could not produce succession certificate to prove his heirship. Subsequently, A sues B to recover mutt property as a manager of the suit. Former suit will not operate as res judicata. क्या बोल रहा है ये इलस्ट्रेशन? कैपेसिटी चेंज हो गई, ठीक है। ए ने बी को स्यू किया, ए बी को क्यों स्यू कर रहा है? ए बी को स्यू करता है मट के लिए, मट की पोजीशन के लिए, ठीक है। और बट वो क्या नहीं प्रूफ कर पाया? सक्सेशन प्रूफ नहीं कर पाया, सक्सेशन प्रूफ नहीं कर पाया। किसके फेवर में गया? बी के फेवर में। फिर से वो आता है और वो बोलता है कि मैं क्या हूँ? एज अ मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे वो एज अ लीगल एयर बोल रहा था, सब्सिक्वेंट सूट में वो एज अ मैनेजर आ रहा था। कैपेसिटी चेंज हो गई, टाइटल चेंज हो गया, रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा। बाकी कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट ट्राइंग फॉर्मर इशू, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉम्पिटेंसी प्रायर सूट अगर लेने की थी तो मानी जाएगी, सब्सिक्वेंट सूट में कुछ चेंज हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, मतलब हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। नोट्स में सब कुछ बता रखा है, ईजी सा है, पढ़ लीजिएगा, बाकी कल डिस्कस कर लेंगे। ओके।